दोस्तों आज बात करते हैं अपन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जिसको अपन टीबी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो पल्मोनरी, जो ये पल्मोनरी वर्ड है ये किसको इंडिकेट करता है? ये करता है लंग्स को। ओके, तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि डेफिनेशन जो ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं अपन। तो इट इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अपने लंग्स के अंदर एंटर किया, अब वहां पे जो अपनी बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाएगी जो माइकोबैक्टीरियम है इसके अगेंस्ट। जब भी कोई बाहर से एंटीजन आएगा तो अपनी बॉडी एंटीबॉडी तैयार करती है उसके अगेंस्ट। ओके, तो जैसे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लंग्स के अंदर एंटर हुआ, अब हालांकि जो लंग्स है उसके अंदर एक स्मॉल टाइप से या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और जो इम्यून सेल है वो एक स्मॉल कलेक्शन बना लेगी अपना, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? ग्रेन्युलोमास। ओके, तो ये थी क्या डेफिनेशन की? इट इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स। यानी ये फॉर्मेशन करती है ट्यूबरकल्स या ग्रेन्युलोमास होता है उसका फॉर्मेशन करेगा। ग्रेन्युलोमास क्या है? ग्रेन्युलोमास एक इम्यून सेल कलेक्शन है, स्मॉल इम्यून सेल कलेक्शन है जो मोस्टली लंग्स में देखने को मिलता है अपन को। जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है ये मोस्टली अफेक्ट करेगा लंग्स को, बट स्प्रेड होता है ये जो अदर ऑर्गन है बॉडी के उसमें भी स्प्रेड हो सकता है। ओके, तो ये थी अपनी डेफिनेशन। अब बात करते हैं अपन कोज के बारे में। तो अपन बात करते हैं इटियोलॉजी या कोज के बारे में। तो इटियोलॉजी या कोज मोस्टली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ये टीबी को कोज करता है, और जो एयर ड्रॉपलेट होती है उनके थ्रू वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है और टीबी कोज करता है। ओके, और अगर मैं बात करूं रिस्क फैक्टर की, तो जो रिस्क फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे कि माल न्यूट्रिशन। पर्सन माल न्यूट्रिशन होगा तो उसको टीबी होने के चांस ज्यादा होंगे। अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई व्यक्ति है वो अल्कोहल ले रहा है बहुत ज्यादा और स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें भी अपन को टीबी ज्यादा देखने को मिलता है। और पुअर हेल्थ, अगर हेल्थ पुअर होगी, उसकी हेल्थ को मेंटेन नहीं रखेगा वो कोई पर्सन, तो उसमें भी अपन को टीबी देखने को मिलता है। ओके, और एचआईवी इन्फेक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर जो अपना इम्यून सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, उस वजह से टीबी देखने को मिलता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये एंटर करेगा किसमें? लंग्स के अंदर, और वो रिएक्शन करता हुआ डिजीज कोज कर देगा। ओके, तो एचआईवी इन्फेक्शन ये थे क्या कोज और रिस्क फैक्टर। ओके, तो अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में या साइन सिम्टम्स के बारे में। यानी जो टीबी का कोई पेशेंट होगा उसके अंदर अपन को कैसे पता चलेगा कि ये टीबी का पेशेंट है, वो कौन कौन से साइन सिम्टम्स शो कर रहा है उसके बारे में देखते हैं अपन। तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनके अंदर जो टीबी का पेशेंट है वो अगर अर्ली स्टेज में, कौन सी अर्ली स्टेज में, तो उसमें कोई भी सिम्टम्स अपन को देखने को नहीं मिलते। अर्ली स्टेज का मतलब है कि उस पेशेंट को जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कोज कर रहा था टीबी को वो अभी एंटर किया है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो उसको बोलेंगे अपन क्या? अर्ली स्टेज। तो उसके अंदर कोई भी साइन सिम्टम्स अपन को देखने को नहीं मिलते। ओके, और लेट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जैसे अपन को देखने को मिलेगा क्या? टीबी के पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? अपन को कफ देखने को मिलेगा। हीमोपेटाइसिस का मतलब क्या होता है? हीमोपेटाइसिस मतलब हीमो क्या इंडिकेट करता है? ब्लड को। तो जो स्पूटम या जो कफ है उसके अंदर अपन को ब्लड देखने को मिलेगा, उसको अपन टर्म में क्या बोलते हैं? हीमोपेटाइसिस। ओके, और फटीग यानी उस पेशेंट के अंदर थकान देखने को मिलेगी अपन को। और एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? यानी आप समझो कि उसको भूख कम लगेगी। ओके, फीवर देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन है ना, इसलिए। और चेस्ट, और उस पेशेंट में चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। और मलेज क्या होता है? इसका मतलब होता है बेचैनी, यानी उसको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा टीबी वाले पेशेंट को। वेट लॉस हो जाएगा क्योंकि एनोरेक्सिया प्रेजेंट है उस पेशेंट के अंदर, इसलिए वेट लॉस देखने को अपन को मिलेगा। और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, जो वुमेन्स या जो गर्ल्स होती है उनके अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। तो ये क्या कहते हैं? ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थी, यानी जो अर्ली स्टेज के अंदर कोई टीबी वाला पेशेंट है उसके अंदर कोई सिम्टम्स देखने को अपन को नहीं मिल रहे, और जो लेट स्टेज है तो उसमें कौन कौन सी साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपन को? जैसे कफ हुआ, हीमोपेटाइसिस हुआ, फटीग हुआ, एनोरेक्सिया हुआ, फीवर हुआ, चेस्ट पेन हुआ, वेट लॉस हुआ, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हुआ और
हीमोपेटाइटिस हुआ। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। यानी पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया एंटर हुआ अपनी बॉडी में और वो किस टाइप से डिजीज को कॉज करता है उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो जो पल्मोनरी इटियोलॉजिकल फैक्टर स्टार्ट करते हैं कहां से, इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस का। ट्यूबरकुलोसिस का है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर करेगा अपनी एयरवे के अंदर, एंटर एयरवे कर गया, एंटर एयरवे के अंदर, एल्यूलाई के अंदर चला गया, वहां जो एल्यूलाई है वहां पे वो मल्टीप्लीकेशन करेगा। क्या करेगा, वो मल्टीप्लीकेशन करेगा। ओके, जैसे ही वो बैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो मल्टीप्लीकेशन करने लगेगा तो जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। यानी जो अपनी बॉडी है वो एक इम्यून सिस्टम तैयार करते हैं, यानी जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार करती है। ओके, तो जैसे ये मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिव कर देगी। ओके, अब वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। क्या होगा, वहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी। अब जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी वहां ग्रेन्युलोमास फॉर्मेशन होने लग जाएगा। अब जो ग्रेन्युलोमास है वो क्या है, ये एक स्मॉल कलेक्शन है किसका, इम्यून सेल का। कौन सी सेल का, इम्यून सेल होती है उसका स्मॉल कलेक्शन होता है, जिस वजह से ये टीबी कोज कर देता है। अब जहां ये मल्टीप्लिकेशन हुआ वहां से जैसे ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मल्टीप्लिकेशन करेगा वो लंग्स ब्लड के थ्रू और भी ऑर्गन में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि किडनी हुई, लीवर हुआ और लिम्फ नोड हुए, लिम्फेटिक सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर एंटर करके वहां भी टीबी कोज कर देता है। तो ये थी क्या, पैथोफिजियोलॉजी, यानी इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अपने एंटर करेगा एयरवे के अंदर, एल्यूलाई के अंदर, वहां पे मल्टीप्लीकेशन करेगा और मल्टीप्लीकेशन जैसे ही वो बैक्टीरिया, वो माइकोबैक्टीरियम मल्टीप्लीकेशन करेगा तो जो अपनी बॉडी है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगी। क्या कर देगी, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगी और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो फिर क्या होगा, फिर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। जो अपने लंग्स है वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट होगी और ग्रेन्युलोमास फॉर्मेशन होने लगेगा और फिर टीबी कोज हो जाएगी। तो ये थी क्या, पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डायग्नोसिस इवैल्यूएशन के बारे में, तो जो ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके अंदर है जैसे फर्स्ट वन तो जैसे वो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये दो तो क्या है, ये तो हर डिजीज के अंदर इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कलेक्शन, जो पेशेंट होगा उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करना अपन को, और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये दो डायग्नोसिस तो इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बाद जैसे स्पुटम एग्जामिनेशन, जो उस पेशेंट का स्पुटम है या कफ है उसका एग्जामिनेशन करेंगे अपन, और चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के, और एक टेस्ट जिसको बोलते हैं क्या, मोनटॉक्स टेस्ट। क्या बोलते हैं, मोनटॉक्स टेस्ट। जो मोनटॉक्स टेस्ट होता है उसके अंदर जो इंट्राडर्मल एक इंजेक्शन लगाया जाता है उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन जो कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है, ये डिटरमाइंड करता है किसको, ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अंदर क्या, इसके अंदर जो ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन है वो इंट्राडर्मल लगा दिया जाता है और वहां पर रेडनेस या इरिथमा बोले तो रेडनेस ऑफ स्किन, इरिथमा का मिलता है। तो ये टेस्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। और ब्लड टेस्ट, तो ये हुआ डायग्नोसिस। तो ये था क्या, तो ये था पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस इवैल्यूएशन।
तो नेक्स्ट वन अपन देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका मैनेजमेंट क्या होगा, तो उसका अपन फर्स्ट वन देखेंगे क्या, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट को टू टाइप्स डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा, एक तो जो प्राइमरी एजेंट्स होते हैं उसमें, और एक सेकेंडरी एजेंट्स, एक सेकेंडरी में। एक तो जो प्राइमरी एजेंट्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है वो देखो। जो फर्स्ट वन वो आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथेम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायराजिमाइड। तो ये जो 4 मेडिसिन है या जो ड्रग्स हैं ये तो आएगी किसमें, प्राइमरी एजेंट्स के अंदर। कौन कौन सी, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथेम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन और पैराजिमाइड। ओके, और अगर मैं सेकेंडरी एजेंट्स की बात करूं तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, केप्रामाइसिन, कानामाइसिन और साइक्लोसेरिन और PASA। कौन सी, PASA यानी पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये था क्या, मेडिकल मैनेजमेंट